नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लोग गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी पसंद से लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। कई लोग अंक शास्त्र के हिसाब से भी गाड़ियों के नंबर लेते हैं, ये भी सब जानते हैं। लेकिन अंक शास्त्र के हिसाब से कोई अपनी गाड़ी का नंबर खुद ही बदल दे, ये क्या आपने कभी सुना है? देश के नामचीन बिजनेसमैन रतन टाटा के दफ्तर में अचानक ई चालान की बाढ़ आ जाती है। मुंबई की अलग अलग जगहों से अलग अलग वक्त के और अलग अलग तारीखों के ई चालान उनके दफ्तर में पहुंचना शुरू हो जाता है। रतन टाटा के दफ्तर के लोग इस चालान को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि जब चालान की जांच की तो पता चला कि रतन टाटा उन जगहों पे कभी गए ही नहीं जहां की ये चालान कटे हुए हैं। इसके बाद मामला मुंबई पुलिस को सौंपा जाता है। मुंबई पुलिस मामले की जांच करती है और इस जांच के बाद जो सच्चाई सामने आती है उसकी दूसरी मिसाल शायद ही आपने कभी सुनी हो। मुंबई पुलिस के कब्जे में आई इस चमचमाती आलीशान BMW कार को देखिए। असल में ये कार जाने माने उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की है भी और नहीं भी। अब आप कहेंगे कि भला ये कैसे हो सकता है कि कोई कार रतन टाटा की हो भी और न भी हो? तो इसकी सच्चाई हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस कार ने न सिर्फ मुंबई के रास्तों में कई बार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा फर्जीवाड़ा किया कि ट्रैफिक पुलिस तो छोड़िए, कुछ देर के लिए पूरा का पूरा सरकारी अमला सख्ते में आ गया। हुआ यूं कि पिछले दिनों रतन टाटा के ऑफिस से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक अजीबोगरीब परेशानी को लेकर एक खत लिखा गया। रतन टाटा के ऑफिस ने लिखा कि मुंबई की ट्रैफिक पुलिस से उन्हें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से बार बार ई चालान भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनकी जानकारी के मुताबिक उनकी कार ने किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया। अब चूंकि खत ही इतनी बड़ी हस्ती की तरफ से आया था, तो सरकार को तो हरकत में आना ही था। उद्धव ठाकरे ने फौरन मामले की जांच पुलिस के हवाले की और इस पर रिपोर्ट देने को कहा। मामला ई चालान का था तो मुंबई पुलिस ने हर उस पॉइंट की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की जिन पॉइंट्स पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रतन टाटा की कार का चालान काटा गया था। हैरानी की बात यह थी कि रतन टाटा के दफ्तर से मिली शिकायत अपनी जगह थी, लेकिन तस्वीरें बता रही थी कि वाकई MH01D के 111 नंबर की कार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। अब पुलिस ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि यह नंबर बेशक टाटा की गाड़ी का हो, लेकिन यह कार उनकी नहीं है। और यह बात अपने आप में किसी धमाके से कम नहीं थी। यानी मुंबई में कोई ऐसा था जो फर्जीवाड़े से अपनी BMW कार में रतन टाटा की कार का नंबर लगाकर आराम से सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। और न सिर्फ दौड़ा रहा था, बल्कि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहा था। अब पुलिस के लिए इस कार के मालिक तक पहुंचने की बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए बड़ी थी कि जब नंबर ही फर्जी हो तो कम से कम रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए तो कार के मालिक तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा मुंबई पुलिस ने सच्चाई पता करने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। मैनुअल पुलिसिंग के साथ साथ मिलते जुलते नंबरों वाली कार का पता किया, मुखबिरों की भी मदद ली और पुलिस की कोशिश रंग लाई। जल्द ही पता चला कि मुंबई के माटुंगा इलाके में इस नंबर की एक कार देखी गई है। पुलिस ने कार को इंटरसेप्ट कर लिया और हैरान रह गई। ये कार न तो चोरी की थी और न ही इसके पीछे किसी पेशेवर अपराधी का कोई खेल था, बल्कि ये कार तो एक कंपनी की मालकिन की अपनी प्राइवेट कार थी। जब ये बात हमारे निर्देशन में आई तो हम लोगों ने इस BMW कार को काफ़ी मेहनत करके ढूंढ निकाला और माटुंगा एरिया में ये BMW कार हमको मिल गई। और उसके बाद हम लोगों ने जब पता किया है तो ये एक नरेंद्र फॉरवर्डर्स करके कंपनी की कार है और एक महिला उसका यूज़ कर रही है। ये एक सीरियस ऑफेंस है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड अंडर IPC। उसके तहत हम लोगों ने इसकी कार्रवाई की और एक FIR माटुंगा पुलिस स्टेशन में दाखिल की। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक चालान श्री रतन टाटा जी के नाम पे जनरेट हो गए थे, जो उनकी ओरिजिनल इंपोर्टेड फोर्ड कार का नंबर था, उसको इन्होंने मॉडिफाई करके अपनी BMW में लगा लिया था। वो इलेक्ट्रॉनिक चालान्स अब हम लोग रतन टाटा जी के नाम से हटाकर नरेंद्र फॉरवर्डर्स के नाम पर हम लोगों ने कर दिया है और ये इलेक्ट्रॉनिक चालान्स उनसे वसूले जाएंगे।
साथ ही साथ इस पे एक आईपीसी सेक्शन 420 और सेक्शन 465 के तहत ऑफेंस भी रजिस्टर। अब मुंबई पुलिस ने बगैर देर किए कार मालकिन को पूछताछ के लिए बुलाया और उस महिला ने जो कहानी सुनाई वो भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। करोड़ों की दौलत की मालकिन और आलीशान BMW की ओनर ने कहा कि उसने तो बस न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के लिहाज से अपनी कार का नंबर 1110 से बदलकर 111 कर लिया था, क्योंकि उसे एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा था कि अगर वो अपनी गाड़ी के नंबर के आखिरी में 1 का अंक लगा दे तो उसे तेजी से तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और बस इतनी सी बात पर महिला ने अपनी कार का नंबर बदलकर 1110 से 111 कर लिया। पुलिस अब इस बात पर हैरान है कि इसके लिए महिला ने अपनी कार के लिए नया रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करने की जगह ये गैरकानूनी तरीका कैसे चुन लिया। जाहिर है मामला फर्जीवाड़ा और कानून के उल्लंघन का था, तो मुंबई पुलिस ने न सिर्फ महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 465 के तहत मामला दर्ज किया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जो आरोपी इस गाड़ी को चला रही थी, जो रतन टाटा के नंबर प्लेट वाली गाड़ी को पुलिस ने सीज कर दिया गया है। देखिए ये जो कार है व्हाइट कलर की BMW। अब ये जो गाड़ी का ओरिजिनल नंबर है इसके एंड में 0 था, यानी कि एंड में DK 110, लेकिन आरोपी ने उस 0 को हटाकर ये नंबर प्लेट रखा जो कि रतन टाटा की जो कार है उसका नंबर है। तो इस तरीके से इस गाड़ी पर टोटल 3 फाइन थे, 3 ई चालान आए, लेकिन वो सीधे रतन टाटा को जा रहे थे। और इसके बाद उन्होंने CM ऑफिस में इसकी कंप्लेंट की। इसके बाद तुरंत जो है ट्रैफिक पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी, जिसके बाद इस गाड़ी का पता लगाया गया और इस तक पहुंचा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में माटुंगा पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज की है, गाड़ी को सीज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। अब पुलिस ने इस मामले को सुलझाकर अपने साथ साथ टाटा कंपनी का तनाव भी कम कर दिया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कई बार पढ़े लिखे लोग भी सब कुछ जानते हुए कैसे कानून तोड़ने की गलती कर जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के धुले इलाके में 23 साल का एक नौजवान बाकायदा खुदकुशी करने की तैयारी कर रहा था। वो सब कुछ फेसबुक पर लाइव कर रहा था। कुछ देर के बाद ही वो मरने वाला था। लेकिन धुले से करीब 4000 किलोमीटर दूर आयरलैंड में फेसबुक के हेडक्वार्टर में एक शख्स ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद वो फौरन मुंबई साइबर सेल को फोन करता है, सारी जानकारी देता है। अब मुंबई साइबर सेल की टीम हरकत में आती है। उनके पास सिर्फ 50 मिनट का वक्त था उस शख्स को बचाने के लिए। मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की डीसीपी रश्मि करांदीकर को रविवार की रात 8:10 पर मुंबई से तकरीबन 8000 किलोमीटर दूर आयरलैंड से एक फोन आता है। फोन कहीं और से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के हेडक्वार्टर से है। फोन करने वाला डीसीपी को बताता है कि महाराष्ट्र के धुले शहर में 23 साल का एक नौजवान ज्ञानेश्वर पाटिल रेजर से अपना गला रेत कर जान देने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, वो ऐसा करते हुए फेसबुक पर लाइव है और लोगों का भी ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक के लोग मुंबई पुलिस से इसकी जान बचाने की अपील करते हुए उसके लाइव सुसाइड अटेम्प्ट के कुछ स्क्रीनशॉट्स यानी तस्वीरें भी डीसीपी से शेयर करते हैं ताकि मुंबई पुलिस को उसे पहचानने में दिक्कत न हो। यकीनन फेसबुक के हेडक्वार्टर से मुंबई पुलिस को मिली ये एक ऐसी SOS कॉल है जिस पर अगर वक्त रहते सुनवाई नहीं की जाए तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। लिहाजा डीसीपी रश्मि फौरन हरकत में आती हैं और इसी के साथ शुरू होती है मुंबई पुलिस की ऑपरेशन जिंदगी। अब साइबर पुलिस की एक टीम फौरन ही धुले में उस लड़के का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है जो फेसबुक पर लाइव सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। इधर मुंबई पुलिस की एक टीम उसका लाइव वीडियो देखकर उसे दूर से भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेतहाशा रो रहा है और लगातार रो रो कर अपने दिल की भड़ास निकालता जा रहा है। वो जान देने की बात कर रहा है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो ऑनलाइन ही समझाने बुझाने की तमाम कोशिशों को अनदेखा कर अपने गले पर रेजर चला देता है और इसी के साथ उसके गले से खून की धार बहने लगती है।
वो दर्द से चिल्लाने लगता है, मगर उसके हाथ नहीं रुक। उधर मुंबई पुलिस के लिए ऐसे नाजुक वक्त पर एक एक सेकंड कीमती है, लिहाजा वो बिना वक्त गंवाए जल्द से जल्द लड़के का सटीक लोकेशन ढूंढना चाहती है। मुंबई पुलिस की कोशिश रंग लाती है और फेसबुक से फोन कॉल रिसीव करने के ठीक 20 मिनट के बाद पुलिस उसका धुले में पिन पॉइंट लोकेशन पता करने में कामयाब हो जाती है। पुलिस को धुले की उस बिल्डिंग की एग्जैक्ट लोकेशन और उसका नाम भी पता चल जाता है जहां वो लड़का रहता है। लेकिन चूंकि मुंबई से धुले की दूरी करीब 325 किलोमीटर है, खुद मुंबई पुलिस के लिए उस नौजवान को रेस्क्यू करना नामुमकिन है। ऐसे में मुंबई पुलिस धुले पुलिस से मदद की अपील करती है और रात ठीक 8:30 पर मुंबई पुलिस धुले पुलिस के आला अधिकारियों को कॉल करती है। ये जो धुले का सुसाइड केस था, इसी केस में भी यही हुआ है। जो उसने लाइव पोस्ट डाली थी उसमें उसने खुद के बारे में, सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में लिखा था। तो उस की फ्रेज ने या वो कीवर्ड ने कुछ एल्गोरिदम्स जो फेसबुक ऑलरेडी रन कर रही है उनके सिस्टम्स में, तो इसके वजह से उस टीम को अलर्ट्स पहुंच गए। इन टर्न वो टीम ने वो अलर्ट मिलते ही उसकी जो पोस्ट है उसको मॉनिटरिंग करना चालू किया कि क्या ये सच में ऐसा कुछ हो रहा है। साइबर डीसीपी रश्मि धुले न सिर्फ पूरे मामले की जानकारी देती हैं, बल्कि लड़के को बचाने के लिए फौरन एक पुलिस टीम उसके घर रवाना करने और उसे रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाने का भी सुझाव देती है। कमाल देखिए कि मौके की नजाकत को समझते हुए धुले पुलिस भी फौरन एक्शन में आती है और उसके मकान तक जा पहुंचती है जहां वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। पुलिस दरवाजा तोड़कर उसे रेस्क्यू करती है और सीधे अस्पताल लेकर जाती है और इस तरह लड़के की जिंदगी बच जाती है। फेसबुक की जो हेडक्वार्टर है वहाँ से कॉल आया। कॉल आने के बाद उन्होंने बताया कि आपके यहाँ एक लड़का जो है वो खुदकुशी की कोशिश कर रहा है। तो उसकी डिटेल्स उन्होंने तुरंत मेरे साथ शेयर की। मेरी टेक्निकल टीम ने इसमें बहुत अच्छा सराहनीय काम किया। 10 मिनट में हमने उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स मेरी टीम ने निकाली, वो एनालिसिस के साथ हमें ये पता चला कि वो लड़का धुएं का है और वो गला काट के खुदकुशी करने का प्रयास कर रहा है और उसके हाथ पे खून से लथपथ हुए हैं। तो जैसे ही उसका लोकेशन पिन पॉइंट हुआ तो मैंने जो आईजी रेंज है प्रताप दिघावकर सर, उनको फ़ोन करके ये बात शेयर की और धुले के एसपी चिन्मय पंडित सर से ये बात शेयर की। उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए तुरंत ही टीम भेजी और उनके एफर्ट्स की वजह से वो लड़का जो है वो सेव हो गया है और उसको हॉस्पिटलाइज किया है। बाद में पूछताछ में पता चलता है कि ज्ञानेश्वर पाटिल नाम का ये नौजवान अपने दोस्तों के साथ हुए झगड़े के बाद डिप्रेशन में था और उसने जान देने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में फेसबुक की टेक्नोलॉजी और उनका एल्गोरिदम कमाल का साबित हुआ, जिसने आयरलैंड से धुले में हो रही सुसाइड की इस कोशिश का न सिर्फ पता लगा लिया, बल्कि फौरन ही पुलिस को खबर कर खुदकुशी की कोशिश करने वाले की जान भी बचा ली। पुलिस ने पाटिल की काउंसलिंग की है और अब वो ये देखेगी कि वो कहीं अच्छे जगह पर काम करे। वहीं पर पाटिल ने भी पुलिस को भरोसा दिया है कि वो ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाएगा और अच्छी जिंदगी जिएगा। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। फिर वही निर्भया, फिर वही जुल्म, फिर वही अत्याचार और फिर पुलिस का वही रवैया। उत्तर प्रदेश के बदायूं इलाके में एक महिला के साथ रेप होता है। रेप करने के बाद बलात्कारी बाकायदा उस महिला का कत्ल करने के बाद उसकी लाश उसके घर के दहलीज पर छोड़ जाते हैं। घर वाले इस दौरान लगातार पुलिस के पास जाते हैं मदद मांगने, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती। बाद में जब मामला सामने आता है, उसके बाद कहीं जाकर पुलिस की आंख खुलती है, तब मुकदमा दर्ज होता है और तब इस बात की पुष्टि होती है कि महिला के साथ रेप हुआ था। गांव में चारपाई पर पड़ी इस चादर के नीचे इंसानियत की लाश पड़ी, मर चुकी संवेदनाओं की लाश पड़ी है। ये चादर अगर हट जाए तो इसके नीचे से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बजबजाती सड़ांध का ऐसा भभका उठेगा जहां किसी इंसान का सांस लेना भी दूभर हो जाए। इस चादर से एक 50 साल की महिला की लाश ढकी हुई है, जिसके साथ हैवानों ने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी। बदायूं के इस कांड की हकीकत आप जानेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हैवानों की दरिंदगी पर आपका खून खौलेगा
तो पुलिस की बेशर्म लापरवाहियों पर आप अपना सिर धुलने लगेंगे। दिल दहला देने वाली ये कांड बदायूं के उद्यैती थाना क्षेत्र का है, जहां 3 जनवरी की शाम 50 साल की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक मंदिर में पूजा करने गई थी। उसे क्या पता था कि जिस मंदिर में वो पूजा करने जा रही है, उस मंदिर के महंत और उसके चेलों के रूप में वहां दरिंदे बैठे मिलेंगे। ये महिला मंदिर में पूजा कर ही रही थी। आरोप है कि मंदिर में ही मौजूद महंत सत्यनारायण, उसके चेले वेदराम और ड्राइवर जसपाल ने महिला को वहीं दबोच लिया। इन तीनों ने महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इन दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ, उसे सुनकर तो किसी राक्षस का कलेजा भी कांप उठेगा। इन दरिंदों ने महिला के पैर की हड्डी तोड़ डाली, पसलियां तोड़ दी, सीने पर भारी चीज का प्रहार किया, जिससे महिला के फेफड़े तक डैमेज हो। यही नहीं, इन दरिंदों ने तो दिल्ली के निर्भया कांड की तर्ज पर महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड नुमा चीज घुसेड़ डाली। गांव से दूर इस मंदिर में महिला की चीखें गूंजती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं पड़ी। 3 जनवरी की रात 11 बजे महंत और उसके चेले महिला की खून से लथपथ लाश उसके घर फेंक कर चले गए। घटना का जब पता चला, जब वो 3 लोग गाड़ी से हमारी माताजी को दरवाजे पे डाला उन्होंने, तब पता चला। और हमने पुलिस को भी जब सूचना दी 4 तारीख को दिन में ऐसे 10-11 बजे दिन में दी थी 4 तारीख को। महंत सत्यनारायण ने घर वालों को बताया कि महिला की लाश कुएं में पड़ी मिली थी। उसने तो पुलिस से लेकर मीडिया को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की। आज वो साहब ज्यादा खत्म हुई था कल शाम। तो फिर इसके बाद उन्होंने घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात बस सूचना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ बजे आई है तब मैं लेकर ही तक गिरी, अपना भी गिर गई और हमारे मालूम ना पड़ी, तुम्हें जानकारी ना? जब क्या नहीं तो बज के गए अंदर के क्या नहीं? हाँ। तो पता चल गई तुम्हें? हाँ। फिर तो कही कर आदमी लाई। महंत सत्यनारायण ने जो कहानी बताई, हकीकत तो उसके बिल्कुल उलट थी। 3 जनवरी की रात महिला के साथ हैवानियत हुई थी। उसके बाद शुरू हुई पुलिस की बेशर्मी और लापरवाही की कहानी, जिसे सुनकर किसी का भी खाकी वर्दी से भरोसा उठ सकता है। डीएम भी पहुंचे, एसपी भी पहुंचे, एसएसपी भी पहुंचे, एडीजी भी पहुंचे। देखिए आला अफसरानों की ये भीड़। ये यहाँ लकीर पीटने आए हैं। 2 दिनों तक जैसे इन्हें इस घटना की खबर ही नहीं थी, लेकिन अब जब मीडिया में ये वारदात छा गई तो अफसरानों की नींद टूटी। दौड़ पड़े पीड़िता के गांव। परिजनों के आंसू पोंछने की रस्म अदायगी शुरू हो गई। पुलिस की लापरवाही पर लीपापोती भी शुरू हो गई। एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी और बदायूं पुलिस इस मायावी महंत की कहानी पर चल रही थी। महंत पुलिस को बहला रहा था और पुलिस बहल भी रही थी। पुलिस ने ये तक नहीं सोचा कि आखिर इस महिला की ऐसी हालत कैसे हुई, कैसे उसकी लाश इतनी शत-विशत हालत में मिली थी। दरिंदगी की ये भयानक वारदात 3 जनवरी यानी रविवार की रात हुई थी। उस वक्त आरोपी पुजारी मंदिर में ही मौजूद था। पुलिस ने पुजारी से पूछताछ की, लेकिन उसे गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से मंगलवार की सुबह तक तीनों आरोपी गांव से फरार हो गए। पुलिस की लापरवाही सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पुलिस ने तो इसे गैंगरेप की घटना मानने से भी इनकार कर दिया। परिजनों से पुलिस ने थाने के खूब चक्कर कटवाए। परिजन पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते रहे, लाश सौंपने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने परिजनों की एक नहीं सुनी। इसको कांड बहु हाँ को तो इसकी लड़की को इतनी चोट आई है, उसको तो महान कर। उद्यैती पुलिस ने तो बस यही थ्योरी बनाई कि महिला की मौत सूखे कुएं में गिरने की वजह से हुई और उसके साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई थी। लेकिन जब घटना ने तूल पकड़ा, बात आला अधिकारियों तक पहुंची, तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अंकुर के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, बदायूं, आज तक।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।